हेलो। आज हम लोग फिटजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम 2023 सैम्पल पेपर जो उन्होंने दिया है उसके फिजिक्स का आज सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के सोल्यूशन में देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमको, कुछ इलेक्ट्रॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 10 सेकेंड में एक साइड से दूसरे साइड एक तार में फ्लो कर रहे हैं, और उसी सेम इंटरवल के लिए 10 सेकंड में 40 प्रोटॉन है जो उसके डिफरेंट साइड में फ्लो कर रहे हैं। हमें क्या बताना है, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। तो होता क्या है, करंट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो इधर से अगर हम लोग देखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वही हमारा करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो 40 इलेक्ट्रॉन्स हमारे अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो राइट टू लेफ़्ट जा रहे होंगे, यानी कि इसकी वजह से करंट हमारा I2 फ्लो कर रहा है, और प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं वहाँ से भी एक I1 फ्लो कर रहा होगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि दोनों का ही करंट क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है बल्कि एक दूसरे को ऐड कर रहा है। तो हमारा टोटल करंट क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, करंट थ्रू प्रोटॉन एंड करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन। और करंट क्या होता है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो I1 इज Q1 चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, 40। ठीक है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड का। तो टोटल चार्ज अपॉन टाइम, इनको हमने ऐड कर दिया, हमारा कितना निकल कर आ गया, 1.28 इंटू 10⁻18 एम्पियर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है। व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। अगर हम इसमें एक वायर और ऐड कर देते तो बात अलग थी। यहाँ पे तार को क्या करा गया है, स्ट्रेच करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम तार को स्ट्रेच करेंगे इसका मतलब क्या चीज़ फिक्स रहेगी, उस तार का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। इस तार को अगर हमने स्ट्रेच करके डबल कर दिया है तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं। तो इस वॉल्यूम खींचने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²L। तो हमने जो है, अगर इसका वॉल्यूम अगर फिक्स रख देंगे तो हमें नया क्या मिल जाएगा, रेडियस पहले से क्या हो जाएगी, हम देख रहे हैं रेडियस पहले से R2² इज इक्वल टू R1 का डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे क्या करी गई, डबल करी गई। ठीक है, तो हमें R1 R2 के बीच रिलेशन मिल गया। अब हम लोग रेसिस्टेंस देख लें। रेसिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A1। तो दूसरे का भी रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 रो, यहाँ पे लेंथ क्या होगी, 2L अपॉन A2। अब नया एरिया क्या हो जाएगा, नया एरिया हो जाएगा πr2²। R2 की हम वैल्यू रख दें जो कि कितनी है, R1² बाई 2। ये वैल्यू हमने रख दी, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रेच कर देंगे तो रेसिस्टेंस पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग देख रहे हैं, सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर पे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इमेज बतानी है, तो यहाँ हम मिरर का फॉर्मूला लगा दें, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें तो v की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि एक फिगर दिया गया है, यहाँ राइट हमारी इंसिडेंट हो रही है और फाइंड आउट द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पूछा गया, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है। अब यहाँ पे जो दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1/√3, यानी कि 1 से कम दिया गया। तो डेफिनेटली हमारी एक तरीके से रे किस में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो हमेशा जो रे होती है वो नॉर्मल से अवे हो जाती है, मतलब दूर चली जाती है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका डेफिनेटली इसका मतलब इंसिडेंट एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो हम लोग स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू नीटा।
ईटा की वैल्यू कितनी 1/√3 इफेक्टिव इंडेक्स साइन 30 अपॉन साइन आर, इसको हमने सॉल्व करा तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 60 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 30 में हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हमें 3 इमेज मिलनी है, कोई हमने 2 मिरर रखे हैं, प्लेन मिरर किस एंगल पे रख दें कि हमें 3 इमेजेस मिल जाएं। तो 3 इमेजेस क्या होती हैं, ऑड हो गई हैं। ठीक है, जब कभी भी ऑड होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है n-1 360/थीटा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो थीटा इज इक्वल टू 360/4, यानी कि दोनों मिरर किस एंगल पे रखे गए, प्लेन मिरर 90 डिग्री पे अगर हम रख दें तो हमें 3 इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में क्या दिया गया है, एक स्क्वायर वायर है जो कॉन्केव मिरर के थोड़ा दूर रखा गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया, जिसकी फोकल लेंथ -10 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरी जो इमेज है वो मुझे उस इमेज का जो साइज़ है वो क्या होगा और उसका एरिया क्या होगा, यानी कि इमेज की हाइट पूछ रही है। वायर कैसा है, स्क्वायर, तो यानी कि ये इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि इमेज की हाइट बताइए। इमेज की हाइट पता चल जाएगी तो हमको जो स्क्वायर वायर है तो हमको उससे एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं, ऑब्जेक्ट दिया गया है 25 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ -10, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, वी निकाल लें। वी आ गई -50/3, वही नॉर्मल मिरर फार्मूला से। अब हम क्या जानते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v/u। v की वैल्यू रख दी और u की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इमेज ऑफ द साइज कितना मिल जाएगा, हाइट 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये स्क्वायर वायर है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली उसका विड्थ भी 2 ही होगी, तो हाइट इंटू विड्थ इज एरिया, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्रिटिकल एंगल दिया गया है किसी मीडियम का इज 60 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल हमेशा हम लोग देखते हैं जब डेंसर से हम लोग रेयर मीडियम में जाते हैं, यानी कि पानी से अगर हम लोग एयर की तरफ देखते हैं तभी हमें क्रिटिकल एंगल दिखेगा। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन सी इज इक्वल टू 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितना दिया गया क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.17। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे 2 थिन लेंसेज दिए गए हैं, अगल बगल रख दिए गए हैं। तो थिन लेंस जब अगल बगल रख दिए जाते हैं तो उनकी पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू P1 + P2, दोनों की पावर ऐड हो जाती है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। ठीक है, तो दोनों की हमको टोटल फोकल लेंथ कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर, और एक लेंस की फोकल लेंथ दी गई है 20, तो इस तरह दूसरे फोकल लेंथ हमें पता चल जाएगी। तो दूसरे लेंस की फोकल लेंथ हमने इसको सॉल्व कर लिया इस फॉर्मूले से, तो कितना निकल कर आ गया -80/3 सेंटीमीटर, ये हमको निकल कर आ गया सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी पावर निकालना चाहें तो पावर होती है 1/f2 इन मीटर्स, या पावर इज इक्वल टू 100/f2 इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर तो 100 अपॉन कर देंगे, तो पावर कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लिया डायरेक्ट, तो हमें कितनी मिल गई -3.75 डायोप्टर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, पावर ऑफ द लेंस। ये तो बिल्कुल सिंपल है, फिर से वही क्वेश्चन है। पावर क्या होती है 1/f इन मीटर्स, या 100/f इन सेंटीमीटर्स। तो पावर पूछी गई है, फोकल लेंथ हमारी कितनी दी गई 1 मीटर, तो पावर कितनी हो जाएगी 1 डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया गया है, एक कांस्टेंट करंट है 4 एम्पियर की, और वो 8 सेकंड तक फ्लो हो रही है। ठीक है, चार्ज बताना है, तो करंट क्या होता है, करंट ये भी हम लोगों ने देखा था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो इस तरह हमारा चार्ज निकल आ गया 32 कूलम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या दिया गया है, एक
कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट उससे 40 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया है। फोकल लेंथ इसकी कितनी है, कॉन्वेक्स की प्लस में होती है, तो ये होती है प्लस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज की पोजीशन पूछी गई है, तो यहाँ पे हम मिरर फार्मूला लगा दें 1/v + 1/u = 1/f से, और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें तो हमको v की वैल्यू क्या मिल गई, +20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। ये भी अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है वेरी। 55 ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, u हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लेटरल मैग्नीफिकेशन इज 1/2, m की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है, 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, m = -v/u, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, v की वैल्यू पता चल गई विच इज़ -15। अब हम लोग नॉर्मल मिरर के फॉर्मूले में इसको रख दें v और u की वैल्यू, तो हमें फोकल लेंथ पता चल जाएगी। फोकल लेंथ कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। 55 का ए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास, ठीक है। 56 क्रिटिकल एंगल लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास टू एयर एटलीस्ट। अब क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है तो हमेशा क्रिटिकल एंगल किस में आता है, डेंसर टू रेयर की तरफ जाने के लिए। तो डेफिनेटली ग्लास क्या है, डेंसर है। ग्लास से लाइट कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा लीस्ट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं लीस्ट हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, क्रिटिकल एंगल = 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का क्या होता है, मैक्सिमम। तो साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम किस कलर का, वॉयलेट कलर का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वॉयलेट कलर। 57 को हम लोग देख रहे हैं। 57 व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रही है। जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या चीज़ होता है, फ्रीक्वेंसी इज सेम बट वेवलेंथ इज स्मॉलर इन वाटर इन एयर, ठीक है। नीटा = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। एयर और वाटर दिया गया ना, वेलोसिटी इन एयर और वेलोसिटी इन वाटर, ठीक है। तो जब वेलोसिटी इन एयर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होती है, पर जब पानी में जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वेव वेलोसिटी = वेवलेंथ अपॉन टाइम, ये हमें पता है। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ। तो अगर हमारी वेव वेलोसिटी कम हो रही है तो हमारी वेवलेंथ भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, पर टाइम पीरियड रिमेन सेम। तो टाइम पीरियड 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेवलेंथ कम हो जाएगी अगर वेव वेलोसिटी कम हो रही है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 58 फोकल लेंथ ऑफ ए सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ ए सिंपल कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड मैग्नीफायर इज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने फिर वही, अब यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, -25, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है +10, तो u की वैल्यू निकल आएगी, u की वैल्यू आ गई -50/7। सिंपल क्वेश्चन है 58। तो ये ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, सिंपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 59 क्वेश्चन पे। 59 भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम लग रहा है, ठीक है। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 40। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड यानी कि I + R कितना दे रखा है, 40। तो I + R 40 दे रखा है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम ही होते हैं, तो यानी कि 20-20 दोनों ईच होंगे, यानी कि रिफ्लेक्टिव एंगल कितना होगा, 20 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए मिरर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के फ्रंट ऑफ होता है। अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर
राइट साइड होगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर होगा। पर अगर हम लोग कॉनकेव मिरर लेंगे, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इधर, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है इन फ्रंट, तो इन फ्रंट कौन सा मिरर हो सकता है, केवल कॉनकेव मिरर हो सकता है जिसका इन फ्रंट ऑफ होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, हाइपरमेट्रोपिया इमेज इज फॉर्म्ड। हाइपरमेट्रोपिया इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है, तो हाइपरमेट्रोपिया की जो इमेज है वो हमेशा रेटिना के पीछे फॉर्म्ड होती है, दूर। ठीक है, तो बिहाइंड द रेटिना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 62, लाइट विच डेविएट मोस्ट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म में कौन सी ऐसे कलर की लाइट है जो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है ये हमारी इंसिडेंट रे जा रही है, और ये हमारी रे जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है, इमर्जेंट रे, ये 7 कलर्स में बदल जाती है। तो सबसे ऊपर हमारा रेड कलर होता है और सबसे नीचे हमारा वॉयलेट कलर होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि हमारी जो इनिशियल रे है, यानी कि इंसिडेंट रे, और हमारी इमर्जेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को डेविएशन एंगल बोलते हैं। तो डेविएशन एंगल हम लोग देख रहे हैं रेड का कम है और डेविएशन एंगल वॉयलेट का ज़्यादा है। तो कौन सा एंगल के लिए सही होगा, वॉयलेट कलर के लिए, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो डेविएशन एंगल वॉयलेट कलर में ज़्यादा होता है, वही सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। 63, कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल एंड एनलार्ज इमेज। तो रियल कर रहा है तो यानी कि उधर ही होगा जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, और एनलार्ज इमेज कर रहा है यानी कि बड़ी इमेज कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में रखेगा, तभी इमेज हमारी रियल और एनलार्ज बनेगी। तो ये कहाँ पे रखा गया है, एफ एंड सी के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 63 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 64 ये भी एकदम, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट ऑफ कलर इज कॉल्ड। सिंपल डेफिनेशन है, लाइट का स्प्लिट हो जाना अपने 7 कलर्स में इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस सेक्शन के सारे ही क्वेश्चन एकदम सिंपल थे, 1 लाइन क्वेश्चंस थे। द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ए फोकस एफ ऑफ ए मिरर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर क्या होगा, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस पे गिरती है तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाती है, पैरेलल। तो कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होती है तो रूल ही है, तो ये क्या होगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, अब अगले सेक्शन में आ जाते हैं। अगला सेक्शन थोड़ा सा अच्छा सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, टोटल करंट हमें पता लगाना है। अब एक सर्किट दिया गया है, तो इस सर्किट को पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये क्या चीज़ बताता है, ये बताता है ये तार इस तार से कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड होता तो ये इसके ऊपर से ऐसे निकल जाता और डॉट बना देता। ठीक है, तो यानी कि ये तार इसको टच नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे, पर इसको ये टच नहीं कर रहा है। तो हमें फिगर्स को फिर से रीड्रॉ करने की ज़रूरत है, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम डाल देते हैं ए बी सी और डी डाल दें। ठीक है, और इस क्वेश्चन को रीड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी हमने डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक सिंपल तार लिया, ए और बी के बीच देखा है 8 ओम लगा है, बी और सी के बीच 6 ओम लगा है, सी और डी के बीच 12 ओम लगा है। ठीक है, फिर अब हमें क्या नज़र आ रहा है, ए को सी से डायरेक्ट जोड़ दिया गया है, ए को सी से बिना किसी रेसिस्टेंस के जोड़ दिया गया है। फिर हमें क्या नज़र आ रहा है, डी को बी से जोड़ दिया गया है डायरेक्ट, डी को बी से डायरेक्ट जोड़ दिया गया है, और ए पे एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया गया है, और इसी तरह डी पे एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया गया है। ठीक है, तो हमारी फिगर रीड्रॉ हो गई। अब ये फिगर हमें कैसी नज़र आ रही है, व्हीट स्टोन ब्रिज जैसी। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसी नज़र आ रही है। हम लोग ने पहले भी इसको करा है, व्हीट स्टोन ब्रिज जब सीरीज़ पैरेलल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक 8 ओम ये लगा है, एक ये 6 ओम है, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ पे 12 ओम, और ये हमारी 12। फिर से मतलब इसको
हमने रीड्रॉ कर दिया। तो ये ऐसा आ गया। अब फिर से अगर हम क्या देखते हैं, ए और सी के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये दोनों टर्मिनल एक ही हैं। बी और डी के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी कि ये दोनों टर्मिनल क्या है, एक ही हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों टर्मिनल एक ही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो 8, 6, 12 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि हमें नॉर्मली फिगर में नज़र नहीं आ रहे थे। अब कैसे पता चले, अब हम देख रहे हैं ईजिली कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, आर इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है 24/9। तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना था, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, तो करंट कितना आ गया, 9 एम्पियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सही है। अब आते हैं 93 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग को ध्यान से देखें, पूछ रहा है कि ये 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगी, यहाँ एक बैटरी, इससे भी कुछ करंट निकल रहा होगा। हम लोग क्या जानते हैं, बैटरी से जितना भी करंट निकलता है उतना ही करंट वापस आना चाहिए। इस बैटरी से जितना भी करंट निकलेगा उतना ही करंट इसमें वापस आना चाहिए। अगर यहाँ से कुछ करंट आके इधर जाएगा भी तो उतना वापस नहीं आ पाएगा। इधर से भी कुछ करंट आएगा, अगर इधर जाएगा तो उतना वापस नहीं आ पाएगा। तो अगर ये पूरा ही पूरा अपना अपना करंट वापस आ रहा है तो 2 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सर्किट में हमेशा गोल गोल सर्किल में ये घूमता रहेगा करंट, लेकिन 2 ओम में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो नो करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में हमें क्या दिया गया, एक मिरर दिया गया है, प्लेन मिरर। उसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा गया, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। ठीक है, अब पूछा गया, ऑब्जेक्ट रख दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर दूर हमारा ये लेंस रखा गया है और लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग केवल लेंस को सॉल्व करें। ठीक है, लेंस और ऑब्जेक्ट को सॉल्व करें और देखें इमेज कहाँ बन रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हमने लिया, लेंस का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, फिर हमने इसे नॉर्मल क्या देख लिया, वी निकाल लिया। तो वी आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसकी +20 थी। तो अब हमको वी पता चल गई, वी कहाँ पे है, इस मिरर से इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है। यानी कि मिरर से अब हमारी इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 + 10 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इमेज को देखें तो इमेज से हमारी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, दिस इज 30 + 10 40 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, नॉर्मल लेंस को सॉल्व करा, सॉल्व से वी निकाल लिया, वी देखा, वी हमारा लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है, तो डेफिनेटली हमारे मिरर से कितनी दूर होगा, 40 सेंटीमीटर दूर होगा। तो अब हमको इमेज को मिरर से देखें, मिरर के अंदर देखें, तो 40 सेंटीमीटर दूर की इमेज हमें इसके 40 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे नज़र आएगी। तो फाइनल इमेज हमारी किधर होगी, 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में हमें क्या दे रखा है, मैग्नीफिकेशन दिया गया है, मैग्नीफिकेशन इज 3 टाइम्स, m की वैल्यू दी गई है 3 और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज कैसी है, इरेक्ट है और 3 टाइम्स बन रही है, यानी कि सीधी है और 3 टाइम्स बड़ी बन रही है। तो डेफिनेटली कैसा मिरर होगा, कॉनकेव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा सीधी तो बनती है लेकिन इमेज साइज में छोटी बनती है, जो कि हम लोग कार में लगा हुआ देखते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव ही मिरर होगा, और ये कॉनकेव मिरर अगर होगा तो डेफिनेटली ये कहाँ रखा गया होगा ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में ही एक ऐसी पोजीशन होती है जब इमेज हमको इरेक्ट नज़र आती है, अदरवाइज सब में इन्वर्टेड आती है। तो फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जो हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमीटर। तो v - u हमको दिया गया है 80 सेंटीमीटर, पर हमें कितना पता है, v = -3u है। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें और u की वैल्यू को सॉल्व कर दें। u की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो उस तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो उसी के अंदर रख के, तो v =
60 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि v इज इक्वल टू -u है, u की वैल्यू 20 है, 20 इंटू 3 इज 60 प्लस 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग मिरर का नॉर्मल फार्मूला रख दें। नॉर्मल फार्मूला में u और v की वैल्यू रख दें मिरर के, तो हमको f की वैल्यू पता चल जाएगी, f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी आपको एक अंदाजे से पता चल जाएगा कि ये कॉनकेव है, और कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव 30 सेंटीमीटर आ रही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 96 हमें ये लाइट में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे नज़र आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी नज़र आता है जब हमारी आंखों से जब रे इंसिडेंट होती है और टकरा के हमारी आंख पे वापस आती है। ठीक है, तो यही तारों में भी हम लोग देखते हैं, लाइट टकरा के वापस आएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आने लगता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 97 अब यहाँ पे ये कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक पानी के अंदर मछली है जो पानी कितना भरा है, h हाइट तक भरा है, h हाइट तक भरा है, उसके हाफ डिस्टेंस पे एक मछली है और उसकी h हाइट ऊपर बॉक्स के जिसमें तालाब के ऊपर हमारी आँख है, ऑब्जेक्ट है जो इस मछली को देख रहा है और मछली इस ऑब्जेक्ट को देख रही है। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम हिमसेल्फ विल द फिश सी द इमेज ऑफ आई बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और क्या दे रखा है, जो तालाब के जो नीचे है एक प्लेन मिरर रख दिया गया है। ठीक है, अब इसमें 4 कंडीशंस बन रही हैं। अब कह रहा है कि फिश जो है इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख रही है, मतलब मिरर के अंदर नहीं देख रही है, डायरेक्ट देख रही है। तो डायरेक्ट जब देखती है तो ये डेंसर मीडियम में, डेंसर से जब आप रेयर में देखते हैं तो हमारी जो हाइट होती है वो कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हाइट कितनी चेंज हो जाती है, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब हम डेंसर से रेयर में जाते हैं। तो h/2 तो यही रहेगी, लेकिन जो ये h है ये अब चेंज होकर क्या हो जाएगी, μh हो जाती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर देख रहे हैं तो अगर फिश डायरेक्ट इसको देखेगी तो क्या हो जाएगा, h/2 तो इतना देखेगी प्लस μh और देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, h 1/2 प्लस μ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रही है। क्वेश्चन नंबर 98 में अब क्या है, फिश ऑब्जर्वर को देख रही है मिरर के अंदर। ठीक है, अब फिर से अब चीज़ बदल गई। अब ये जो फिश है ये पानी के अंदर जो पड़ा हुआ है नीचे ग्लास मिरर, उसके अंदर इस ऑब्जर्वर की इमेज को देख रही है। ठीक है, तो यानी कि अब क्या देख रही है, फिर से ये डेंसर से रेयर में देख रही है। तो क्या हो जाएगा, अब हाइट फिर बदल जाएगी। ठीक है, कितनी दूर हो जाएगी, h/2 तो ये है ही, h/2 की डिस्टेंस है, प्लस फिश सी द मिरर आई डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब आई की जो डिस्टेंस है मिरर से इतनी है h/2, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी है तो इतनी ही और दूर होगी। तो कितनी दूर होगी, h प्लस μh डिस्टेंस दूर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिरर से, क्योंकि यहाँ पे μh हो जाता है जब हम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये μh है, क्योंकि इसको तो यहाँ देख रही है तो डेफिनेटली मिरर में भी नीचे आ रही होगी, तो मिरर में भी μh हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो इसको देखेगी तो h/2 तो ये की यही रहेगी, इससे मिरर की डिस्टेंस वो, प्लस मिरर से जो हमारी जो इमेज बनेगी h प्लस μh इतना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आँख से इसके बीच, कितने, h कॉमन ले लेंगे 3/2 प्लस μ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड, अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है, अब ऑब्जर्वर फिश को देख रहा है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर जो है डायरेक्ट फिश को देख रहा है, तो जब डायरेक्ट फिश को देख रहा है तो यहाँ पे फिर से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि अब हम रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है,
तो रेयर से जब हम डेंसर की तरफ जाएंगे तो h/2 की जो डिस्टेंस है उसमें म्यू का डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो h/2 डिवाइड बाई म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h डिस्टेंस तो ये हो गई ऑब्जर्वर से इस पानी की, और पानी से और कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, h/2 म्यू। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h प्लस h/2 म्यू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, h 1 प्लस 1/2 म्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये फिजिक्स हम लोग का पूरा आज सॉल्व हो गया।